गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संसद पढ़ रहे थे बच्चों, संघीय व्यवस्थापिका या संघीय विधायिका। और उसमें हम लोगों ने उसको दो पार्ट में किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लोकसभा। ठीक है, आज हम लोग को देखना है राज्यसभा। परंतु लोकसभा के कुछ पॉइंट्स अभी बाकी रह गए हैं। ठीक है, उनको मैं कवर करा देता हूँ, फिर उसके बाद से राज्यसभा में आता हूँ। ठीक है, तो लोकसभा में हमारा पॉइंट्स बाकी क्या है अभी। तो अध्यक्ष के अधिकार और कार्य क्या हैं, इन बातों को हमको देखना है। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को कवर करते हैं और कुछ डेटा देखेंगे, उसके बाद से हम लोग राज्यसभा के चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे बच्चों, अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। ठीक है बच्चों, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, लगभग 4 से 5 पॉइंट हम लोग को इसमें देखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। ठीक है, पहला पॉइंट कि अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य क्या हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, कभी आपने अगर संसद भवन को देखा होगा और उसकी जो बैठक चलती है, सत्र जब चलता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि हाल में कुछ लोग जो है लाइन से कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और ठीक उनके सामने एक ऊंचाई पे कुर्सी पे एक व्यक्ति और बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वही व्यक्ति कौन है बच्चों, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। और राज्यसभा अगर है तो वहां उनको हम क्या बोलेंगे, सभापति। ठीक है, इसी अध्यक्ष को सदन का पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो अध्यक्ष। और जब कभी अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन यानी उसके दायित्वों को पूरा कौन करेगा, तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को देखना है अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। तो मैं बताऊं, पहला यहाँ पे पॉइंट हम लोग को देखना है कि सदन में अगर क्वेश्चन पूछे कि सदन में, सदन मतलब क्या पढ़ रहे हैं अगर हम लोकसभा, तो मैं यहाँ पे लोकसभा की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है, तो अध्यक्ष का है। ठीक है, दूसरी बात, सदन में सदस्यों के बोलने का क्रम कौन निर्धारित करता है, तो वो भी कौन करता है बच्चों, अध्यक्ष करता है। ठीक है, संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्राचार का कार्य, पत्राचार मतलब ये कि बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैंने संसद जब स्टार्ट किया था उसी से मैंने बताया था 3 बातें आपको, क्या, मसौदा, विधेयक और फिर अधिनियम। ठीक है, तो कैसे बनते हैं कानून, इस बात की भी मैंने चर्चा कर दी थी। ठीक है, तो जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो जाता है तो वो बिल अधिनियम बनने के लिए जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति साइन कर देगा तो अधिनियम बन जाएगा। तो बच्चों वो बिल ले कौन जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है, तो वो ले जाएगा अध्यक्ष, उसी को कहते हैं पत्राचार का कार्य। ठीक है, तो ऐसे ही 4 से 5 पॉइंट हैं। ठीक है, हम इनको यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का बनाए रखने का उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सदन में सदस्यों के सदस्यों के बोलने का बोलने का क्रम निर्धारण क्रम निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा
किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड पॉइंट संसद और संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्राचार का कार्य अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात 3 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ बच्चों सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो अध्यक्ष का होता है। आसान सी बात है। मान लीजिए एक ऑफलाइन की क्लास चल रही है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं क्या हो गया बच्चों, मैं हो गया अध्यक्ष, क्लासरूम हूँ क्या हो गया, सदन हो गया। ठीक है, और सदस्य कौन हो गए, आप लोग हो गए। तो अगर आप लोग कहीं भी कोई जो है बदमाशी कर रहे हैं या फिर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को पनिशमेंट देने की पावर किसके पास होगी, मेरे पास होगी। यानी कि अब क्या है, आप लोग अगर बदमाशी कर रहे हैं तो आप लोग को शांत कराना, ठीक है, क्लास को सही से चलाना, वो जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। तो वही चीज़ यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में कहा है। ठीक है, कि अध्यक्ष का काम क्या होगा, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अब बोलने का क्रम निर्धारण, ये भी कोई बहुत कठिन बात नहीं है। आप बच्चे, आप लोगों ने कहा कि सर जो है मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो अब इसमें जो है एक साथ अगर 6 बच्चों ने हाथ उठा दिया, तो अब हाथ उठाया तो 6 बच्चे लगातार एक ही साथ 6 बच्चे तो क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे, कोई एक पूछेगा, तो 6 कहने लगे कि सर पहले हमें, पहले हमें। ठीक है, तो अब डिसाइड कौन करेगा कि पहले कौन क्वेश्चन पूछेगा, मैं डिसाइड करूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कौन सदस्य पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा, इस बात का निर्णय जो है अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पत्राचार वाला भी मैं पहले समझा चुका कि बिल साइन करना है तो लेके कौन जाएगा, अध्यक्ष जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, वर्ड यूज हो चुका है संसद, तो यानी कि लोकसभा का है या राज्यसभा का बिल है, दोनों को लेके साइन के लिए कौन जाता है, अध्यक्ष जाता है। तो यहाँ पे कभी क्वेश्चन अगर बनाया कि राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक, ठीक है, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में कौन लेके जाएगा, तो ऑप्शन में अगर आपको सभापति देता है तो वहां पे आप सतर्क रहिएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें। अगला है कोई विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इसका निर्णय, इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्या है ये बात, अभी इसको समझाते हैं बच्चों, लिख लूं पहले। ठीक है, और पांचवा पॉइंट जो है ये पक्ष विपक्ष में बराबर मत मत आने की, आने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत
देता है। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट आपको और देखने थे। ठीक है, मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है बच्चों कि जैसे धन से संबंधित कोई अगर मैटर है, ठीक है, जैसे कर को लगाना, किसी नए कर को लगाना या पुराने कर को हटाना, ठीक है, या फिर संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, संचित निधि से धन निकालना, ये सब इस टाइप के अगर विधेयक हैं तो ये विधेयक क्या होंगे, धन विधेयक होंगे। अब ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसमें निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है। यहाँ से आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय निम्नलिखित में कौन करेगा। ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, ये तीनों आंसर नहीं होंगे, आंसर क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है बच्चों, तो नया कर कोई लगाना है या कोई पुराना कर हटाना है या संचित निधि से धन निकालना है, तो उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, ठीक है, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा हालांकि काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, तो आपके रीट लेवल पे चीज़ों को हम बस लेके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इतना सफिशिएंट है, बस आप इतना अभी समझिए। ठीक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब अब आपसे नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को लिमिटेड चीज़ें पढ़ के, ठीक है, अपने कंपटीशन को, ठीक है, क्रैक करना है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ज्ञान का भंडार हम लोग को इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, तो ज्ञान का भंडार जब इकट्ठा करना होगा तो उसके लिए मेरी यूपीएससी की जो क्लास होगी उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप क्लास देखिएगा, ज्ञान अगर बहुत ज़्यादा अर्जित करना होगा तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं जब डालूंगा क्लास तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई बच्चों। ठीक, तो बराबर मत आने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक ठाक है, ध्यान देने की जरूरत है। अब बेहद आसान है। आसान मतलब है कि आसानी से मैं समझा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिएगा, तो मैं यहाँ बात करूँ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति है क्या, संसद। अब लोकसभा से मान लो बच्चों कोई विधेयक जो है पास हो गया, ठीक है, और गया अब राज्यसभा में, ठीक ना, गया अब राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जब ये विधेयक जाएगा, ठीक है, तो राज्यसभा मान लो विधेयक पे अपना साइन ना करे, ठीक है, साइन ना करे, ये क्या करे, कहे पास ना करे, उसको कहे कि नहीं आप जो विधेयक भेजे हैं इसमें हमको कुछ आपत्ति है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, लोक संसद जो है, संसद में लोकसभा, ठीक है, लोकसभा ने क्या किया, कहा कि भारत में कोई भी वर्ग का विद्यार्थी है तो वो अगर परीक्षा देने जा रहा है तो ट्रेन का किराया जो है फ्री होगा, बस जो है वो फ्री होगा, ऑटो जो है ये भी फ्री होगा। ठीक है, और इसके बाद से अगर वो कहीं किसी शॉप से पानी का बोतल लेते हैं तो पानी का बोतल भी जो है वो फ्री होगा। ठीक है, मान लो ऐसा तो होना नहीं है कि पानी का बोतल फ्री मिलने लगे, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, बस समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मान लो ये 4 रूल जो है लोकसभा चाह रही है पास करना, तो लोकसभा ने क्या किया, बहुमत के द्वारा इसको पास कर दिया। अब कहोगे बच्चों बहुमत क्या होता है, साधारण सा मतलब है, कोई संख्या बच्चों 100 है, ठीक है, तो 100 का अगर हमने आधा आधा किया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50-50। तो अभी मेजॉरिटी जो है देखो किसी को नहीं मिला, मैंने कहा ये ए है और मैंने कहा ये बी है, तो ना ए को मेजॉरिटी मिला ना बी को मिला। ठीक है, अगर किसी एक को एक संख्या मिल जाए तो उसको बहुमत मिल जाएगा। तो अगर ये एक 51 हो जाए और ये 49 हो जाए, ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, कि बहुमत जो है ए वाले को मिल गया। तो अब ये क्या है, ये 51 हो गया और ये 49, तो ए वाले को बहुमत मिल गया। तो ये बहुमत होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुमत से लोकसभा से पास हो गया। अब विधेयकों में भी बच्चों कंडीशन है, कहीं पे जो है साधारण बहुमत यानी 50% + 1, ये वाला जो है क्या है 50% + 1। ठीक है, 2/3 बहुमत के भी मैटर आते हैं। ठीक है, तो वो आपको उतना नहीं देखना है, बस साधारण रूप में चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो बहुमत से लोकसभा से पास। अब गया ये राज्यसभा में, राज्यसभा देखा तो कहा कि ये बताइए आप जो है कि पानी तक जो है विद्यार्थियों के लिए फ्री कर दिए हैं, क्या इतनी हमारी इनकम है कि जो है कि हम लोग हर विद्यार्थियों को जो है कि पानी का बोतल भी दे दें।
ठीक है, इतनी इनकम तो हमारे देश की है नहीं कि फ्री का जो है पानी दें। 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए निकले हैं, तो इतना मतलब इनकम तो नहीं अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ऑब्जेक्शन कर दिया राज्यसभा, कहा कि ऐसा है, ये पानी वाला जो पॉइंट है इसको काटो, ठीक है, और ये बाकी जो 3 पॉइंट है इसको आप लागू करिए, हम तैयार हैं। विधेयक को राज्यसभा क्या करेगा, वापस कर देगा, किसको, लोकसभा को, कहेगा इस वाले पॉइंट को आप काटिए। लोकसभा देखेगा या राज्यसभा ने क्या किया है, वापस कर दिया है, तो लोकसभा क्या करेगा, कहेगा नहीं, मैं जो है कुछ भी इसमें से काटूंगा नहीं, तुम इसको क्या करो, पास करो। ठीक है, पास करो। राज्यसभा फिर दोबारा अड़ जाएगा कि नहीं पास करेंगे। ठीक, अब क्या हो गया, पक्ष विपक्ष, अब दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न। अब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गया, जब तक इन दोनों से पास नहीं होगा राष्ट्रपति के पास आएगा नहीं, और राष्ट्रपति के पास आएगा नहीं तो राष्ट्रपति भाई साइन कहाँ करेगा, और साइन नहीं करेगा तो अधिनियम नहीं बनेगा, और अधिनियम नहीं बनेगा तो फिर ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक, तो मैटर फंस गया। तो ऐसी कंडीशन जब आती है, तो ऐसी ही कंडीशन से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक प्रावधान किया है। ठीक है, क्या, संयुक्त अधिवेशन का, ज्वाइंट सेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या करेगा, ये बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, और उसमें निर्णय जो है कैसे होगा, निर्णय होगा बच्चों बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो लगभग हम देखते क्या है कि सरकार ही जो है नए नए विधेयक को पास करती है, और जिस पार्टी की सरकार होती है उसका लोकसभा में ऑलरेडी बहुमत होता है, यानी लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है, राज्यसभा में भी उसके सदस्य होते हैं। तो लगभग होता क्या है कि लोकसभा ही ऐसे कंडीशन में हमेशा जो है विनर की स्थिति में रहती है। ठीक है, तो इसी बात को मैंने यहां लिखवाया है कि पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, तो अब इस बहुमत के द्वारा निर्णय होगा। अच्छा, मान लो कोई कंडीशन ऐसी आ गई, कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि जब वोटिंग था तो वोटिंग में जैसे इसकी सदस्य संख्या कितनी है, इसकी सदस्य संख्या है बच्चों 545, और इसकी सदस्य संख्या 245, टोटल कितने हो गए 790। तो मान लो पता क्या चला, जिस दिन वोटिंग है उस दिन पहुंचे कितने, उस दिन पहुंचे 600 लोग, 600 लोग, और कंडीशन कुछ ऐसी उत्पन्न हुई कि 300 इधर हो गए और 300 इधर। ठीक ना, तो यानी कि पक्ष में भी 300 वोट पड़े, विपक्ष में, विपक्ष की तरफ से भी 300 वोट पड़े। अब बहुमत मिला, नहीं मिला। अब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष जो है वो स्वतंत्र है, वो चाहेगा तो विपक्ष के फेवर में भी वोट कर सकता है, और वो चाहेगा तो पक्ष के फेवर में भी वोट कर सकता है। मगर अमूमन होता क्या है, वो पक्ष के फेवर में यानी सरकार के फेवर में ही वोट करता है, क्योंकि सरकार ही उसको बनाई रहती है अध्यक्ष। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने की स्थिति में अध्यक्ष अपना क्या करता है, निर्णायक मत देता है। तो ऐसी कंडीशन जो है आती नहीं है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो है अभी तक 3 बार ही बुलाया गया है। ठीक है, 3 बार ही बुलाएगा, अब 3 बार कब, ठीक है, तो इस बात की चर्चा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो, तो ये पॉइंट हम लोग का बच्चों कवर होता है। ठीक है, अब हम लोग इससे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग डेटा वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, कुछ डेटा वगैरह देख लेते हैं। तो डेटा में बच्चों जैसे हम लोग डेटा की बात करें तो जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमसे पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो गया, लोकसभा का विशेष तथ्य हो गया। ठीक है, विशेष तथ्य। तो अब इस विशेष तथ्य को, ठीक है, हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, चल, तो विशेष तथ्य को देखते हैं। तो यहां हम लिख देंगे बच्चों महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो कौन से महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट,
लोकसभा के, तो लोकसभा को बच्चों मैं ऐसे शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर पोस्ट में लिख दे बच्चों जीवी, ठीक ना, जीवी यानी गणेश वासुदेव, ठीक है। तो ऑप्शन में अक्सर जो है जीवी मावलंकर लिख देता है, तो सतर्क है ना, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का जो है एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बात करें कि लोकसभा के, ठीक है, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो कभी कभी फर्स्ट के साथ साथ कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हम अगर दूसरा देखें तो दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत शयनम अनंत शयनम आयंगर थे, ठीक है। तो अनंत शयनम आयंगर जो हैं ये क्या हो गए हैं, ये लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष बच्चों ओम बिरला, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का बच्चों यहाँ पे लोकसभा का पॉइंट जो है लगभग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, लोकसभा का पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, ठीक। और एक पॉइंट और अगर जोड़ दें तो इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं हम कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि नीलम संजीव रेड्डी, जिनको मैंने बताया था कि वो ऐसे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं, ठीक है, थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, यानी कि उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पूछेगा कि लोकसभा का कौन सा ऐसा अध्यक्ष था जो आगे चल के राष्ट्रपति भी बना, तो आंसर क्या है, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे अध्यक्ष थे जो जो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बने, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का बच्चों यहाँ पे लोकसभा जो है कंप्लीट होता है, और लोकसभा कंप्लीट होते ही हम लोग अब पहुंचेंगे कहाँ बच्चों, अब पहुंचेंगे हम लोग राज्यसभा में, ठीक है। तो लोकसभा कंप्लीट, अब आते हैं बच्चों राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा, चलिए तो राज्यसभा को देखते हैं। लोकसभा से जो कोई अन्य आपको क्वेश्चन पूछने होंगे, ठीक है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। तो अभी जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा है, अब इससे क्या क्वेश्चन बच्चों, देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया था, उस डायग्राम में मैंने आप लोग को बताया था कि राज्यसभा जो है ये भारतीय संसद का द्वितीय, ठीक है, उच्च और अस्थाई सदन है, ठीक है। जबकि मैंने आपको लोकसभा में क्या बताया कि लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम, निम्न, अस्थाई
एवं लोकप्रिय या जनता का प्रिय सदन है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बच्चों हम लोगों को अब लिख शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे बहुत जरूरत नहीं थी लिखने की। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें राज्यसभा भारतीय संसद का प्रथम सॉरी ये प्रथम नहीं बच्चों, अभी बोला दी थी। ठीक है, भारतीय संसद का द्वितीय उच्च एवं अस्थाई सदन है। ठीक है बच्चों, ये यहां तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा का गठन। तो मैंने आप लोग को बताया था कि राज्यसभा का गठन जो है वो जब शब्द हमको गठन मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जब भी हमको शब्द गठन मिलेगा तो हमको उस संस्था के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ये लगभग बताना होता है। ठीक है, तो अब गठन में हम देखें तो यहाँ एक हेडिंग डालें राज्यसभा का गठन, और इसका आर्टिकल मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, अनुच्छेद 80। ठीक है, राज्यसभा का गठन। ठीक है, और यहां लिख दें आर्टिकल 80। ठीक है, तो राज्यसभा के गठन की बात करें तो यहां हम लोग अब वर्तमान वाला देख रहे हैं ना बच्चों। तो वर्तमान में राज्यसभा का गठन 245 सदस्यों से मिलकर होता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य भी शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो 12 सदस्य मैंने कल बताया था बच्चों, बेहद आसान सी बात है कि कौन कौन जो है 12 सदस्य किस किस क्षेत्र के विद्वान होते हैं। ठीक है, किस किस क्षेत्र के विद्वान होंगे, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, तथा साहित्य। कुछ बच्चे कभी कभी ये भी कहते हैं कि सर जो है खेल भी आता है, तो बच्चों ध्यान रखना खेल जो है वो कला का ही पार्ट हो गया, अलग से जो है खेल नहीं। अब यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, कि राज्यसभा में, ठीक है, कुल कितने क्षेत्र के विद्वान, ठीक है, कुल कितने क्षेत्र के विद्वान मनोनीत होते हैं। अब आपको ऑप्शन दिया 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र, 4 या 3, ऐसे हमें मान लीजिए आपको ऑप्शन देता है। तो कभी कभी बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, वो कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, समाज सेवा, ये 4 हो रहे हैं ना, तो उसके बाद वो 5वां खेल भी जोड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अलग से खेल मत जोड़ना, खेल इंक्लूड है किसमें, ऐड है किसमें, वो कला में ऐड है, तो कला ही तो है खेल। ठीक है, तो वो उसमें जुड़ा हुआ है। तो सेक्टर कितने हो गए, 4। अगर आप लिख दिए 5 तो कहीं ना कहीं आपने संख्या 5 बता दी, तो अगर ऑप्शन मिला तो आपका आंसर फिर 5 होने लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्षेत्र है। यही बात जब हम देखते हैं राज्यपाल में, तो राज्यपाल जब विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है तो वो 5 क्षेत्र में करता है। ठीक, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो हम राज्यपाल जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, या विधान परिषद पढ़ाएंगे तो वहां ऐड करेंगे, दोनों में से कहीं भी मैं ऐड कर सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है लोकसभा राज्यसभा का गठन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सदस्यों की योग्यताएं।
सदस्यों की योग्यताएं। तो बस बच्चों फिर वही बात, ठीक है। अब आप जो है सदस्यों की योग्यता जो है आप इसको देखेंगे ना, तो आपको रह रह के मतलब जो है वही बात रिपीट कर करके आएगा, ठीक है। रिपीट कर करके वही बातें फिर आएंगी। क्या? वह पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, फला आयु हो, ठीक है। तो यहाँ आयु कितनी, कल ही बताया था 30 वर्ष, लिख देते हैं इसको। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कर चुका हो, ठीक है। थर्ड देखें, वह लाभ के पद पर न हो, ठीक है। वह पागल या दिवालिया दिवालिया न हो, ठीक है बच्चों। तो लाभ के पद पे ना होना का मतलब, मैंने बच्चों राष्ट्रपति जब पढ़ाया था उसी समय इसको डिफाइन किया था, पागल दिवालिया को भी डिफाइन किया था, मैं फिर डिफाइन कर दे रहा हूँ कि लाभ का पद मतलब ये कि अमूमन लोग कह देते हैं कि सरकारी नौकरी में ना हो, लगभग ठीक ठीक है आंसर। मगर अब ये कह दे कि क्या 100% सही, तो 100% आंसर बच्चों इसका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑफ पोस्ट जो है, लाभ का पद जो है, वो हमेशा अंतिम रूप से निर्णय इसका कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अगर कहें कि सर्वश्रेष्ठ मतलब जो है ज्यादा नियरेस्ट आंसर क्या हो सकता है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक है, सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैतनिक रूप में अगर हम धन की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? लाभ का पद होगा, ठीक है। तो यानी कि आप कोई काम करके धन अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पद जो है लाभ का पद। अब ये नहीं कि आपके खाते में जो है किसानों के लिए जो पेंशन आ रही है, वृद्धों के लिए जो पेंशन आ रहा है, तो आपका लाभ का पद हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये 4 एलिजिबिलिटी हम लोग देख लिए, 4 क्वालिफिकेशन देख लिए, ठीक है। और मैं आप लोग को जब राष्ट्रपति बताया था तो उसी समय मैंने कहा था कि बच्चों देखो, भारत का नागरिक और आयु ये योग्यता में शामिल होता है, और ये जो दोनों हैं ये निर्योग्यता, ठीक ना, निर्योग्यता में शामिल होते हैं। मगर अमूमन वनडे एग्जामिनेशन में इसको ऐड करके ही बताया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही है, मैं चर्चा बस कर दिया कि भाई कहीं अगर आप ऐसे देखें तो आपको ये ना लगे कि सर ने गलत बताया हुआ है, ठीक है, सब योग्यताओं में शामिल कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, योग्यता और निर्योग्यता 2 अलग अलग चीजें हैं। मैंने क्या किया, सबको ऐड किया है, ठीक है, और ये हर कोई ऐड करता है, ठीक है। और वनडे बुक्स जो होती हैं वनडे एग्जाम के लिए, उसमें भी योग्यता की जब बात आती है तो ये एक साथ ही दिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो योग्यता हो गया। अब यहाँ देखते हैं सदस्यों का, नहीं, फिर वही 2 बार मुझे बच्चों लिखना पड़ेगा, मैं 2 बार वाला चक्कर हटा रहा हूं, सीधा बस एक हेडिंग डाल रहा हूं, कार्यकाल। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों ऐसे लिखा हूं, कल भी मैं आपको बताया था, ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यों जो है कि ऐसा किया, ताकि 2 बार जो है रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो क्या चीज 2 बार? सदन जो है, ठीक है, उसका भी कार्यकाल होता है और सदस्य जो है उसका भी कार्यकाल होता है। तो जब लोकसभा हम देखते हैं बच्चों, तो लोकसभा और राज्य, लोकसभा में जब देखते हैं तो सदस्य और लोकसभा जो सदन है दोनों के कार्यकाल, तो दोनों के कार्यकाल को मैंने बताया था कि लोकसभा जो है उसका कार्यकाल क्या होगा, ठीक है, तो उसके कार्यकाल को मैंने बताया था प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, और सदस्य का क्या बताए थे? शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। क्या डिफरेंट है? याद करो, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता,
इसलिए राज्यसभा का जो सदन है उसका कार्यकाल कोई नहीं होगा, 0, ठीक ना, उसका कोई कार्यकाल नहीं होगा, उसका कोई कार्यकाल नहीं होगा। कार्यकाल जो है किसका होगा, उसके सदस्यों का, और कितना होगा, 6 साल, ठीक है, 6 साल। तो इस बात को देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कार्यकाल इसके सदस्यों का होता है जो 6 वर्ष है, 6 वर्ष है, ठीक है। तो अब ये बात बच्चों यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है, कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है, तो जो भंग नहीं होगा। अब भंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका कोई कार्यकाल नहीं हुआ। इट मीन्स कि लोकसभा आप ऐसे, राज्यसभा जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक अमर संस्था है, ठीक है, अमर संस्था जो कभी मृत होगी ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अमर है और उससे जाके अगर हम क्वेश्चन करें कि जो है कि भाई आप कितने समय तक जिंदा रहोगे, तो वो खुद नहीं बता पाएगा, कहेगा यार हम तो अमर हैं, हम तो मरेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वैसे ही राज्यसभा की कंडीशन है, राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है जो भंग नहीं होता है, और भंग नहीं होना मतलब ये कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा। तो राष्ट्रपति इसको भंग नहीं कर सकता, परंतु लोकसभा को भंग कर सकता है। कैसे करेगा, किन किन परिस्थितियों में करेगा, कल की क्लास में मैंने बता रखा है, ठीक बच्चों। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसको मैंने बता दिया। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना बच्चों, यहां देखना 6 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। ये बात इतनी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल, अब यहां पे बच्चों वही बात आ गई फिर दोबारा, अधिवेशन और गणपूर्ति। अधिवेशन एवं गणपूर्ति, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को बता रखा है, अधिवेशन एवं गणपूर्ति लोकसभा में, ठीक। तो अब अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था कि अधिवेशन और गणपूर्ति में, अधिवेशन यानी जिसको हिंदी में एक और नाम देते हैं सत्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेशन, ठीक है बच्चों। तो अधिवेशन या सत्र बुलाता कौन है, संसद का। अब फिर यहाँ अलर्ट रहना, ठीक है, अलर्ट रहना कि लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। अगर मान लो पूछ लिया राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो अब यहाँ पे बच्चे ऑप्शन में दे दिया उपराष्ट्रपति, तो लगा दो उपराष्ट्रपति। नहीं, वर्ड क्या यूज हुआ है, संसद। तो संसद का सत्र कौन बुलाएगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति क्या करेगा, सत्र बुलाएगा, ठीक। परंतु सत्र जो है तब तक नहीं शुरू होगा जब तक उसकी गणपूर्ति ना पूरी हो जाए। तो मैंने बताया था कि गणपूर्ति क्या है, तो मैंने बच्चों कल बताया था कि गणपूर्ति क्या है, एक निश्चित सदस्य संख्या की उपस्थिति, ठीक।
कि अगर इतने मेंबर नहीं आए तो सदन शुरू नहीं होगा, सदन की कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, सदन की कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी। तो अब मैटर आएगा, सर कितना ना आए? तो जो कल मैंने संख्या बताया था वही संख्या आज भी है। तो क्या है, गणपूर्ति 1/10। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य अगर सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तो सदन की कार्यवाही नहीं शुरू होगी। और कब तक नहीं चलेगी बच्चों? तब तक नहीं चलेगी जब तक 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित हो ना जाए। ठीक है, तो देखते हैं इस बात को। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, सत्र बुलाता है, परंतु परंतु सत्र तब तक तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कि जब तक कि उसकी गणपूर्ति पूरी पूरी न हो जाए और गणपूर्ति वर्तमान में 1/10 है। ठीक है बच्चों, 1/10 है। तो इन बातों को मैंने यहाँ पे बच्चों मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें आगे की पॉइंट, आगे के पॉइंट। तो अब बच्चों कार्यकाल मैंने कंप्लीट कर दिया, गठन कंप्लीट कर दिया, योग्यताएं कंप्लीट कर दिया। ठीक है, योग्यताएं कंप्लीट हो गई। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो ठीक है बच्चों, लगभग चीज़ें कंप्लीट। और शपथ की बात आएगी तो शपथ का पॉइंट जो है यहाँ पूछता नहीं है। ठीक है, मगर मैं बताता हूँ कि भाई सिंपल बात है, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अब ये बात भी मैंने क्या है, लोकसभा वाले पॉइंट में लिखा रखा है। तो ठीक है, सिंपल बात है, चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य, इनको शपथ ग्रहण करना होता है। और किसके समक्ष, यानी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। हाँ, एक बात तो अभी जो है और हम लोग को देखनी है, इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है बच्चों? सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, लोकसभा वाले में हम लोगों ने क्या देखा था? लोकसभा वाले में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों का मतलब कल समझाया था। आप कल का वीडियो बच्चों उठा के देखिए, वहां पे आपको समझ आएगा। वो बेहद आसान सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखें सदस्यों का निर्वाचन, तो हेडिंग डाल देंगे निर्वाचन। निर्वाचन, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, इनके इनका निर्वाचन इनका निर्वाचन
निर्वाचन विधानसभा, विधानसभा बच्चों शॉर्ट में नहीं, मैं इसको पूरा ही लिखता हूँ, ठीक है। इनका निर्वाचन विधानसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना बच्चों, निर्वाचित सदस्य, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, ये दो हाउस हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में बच्चों एक एंग्लो इंडियन, लोकसभा में दो रहते हैं ना, यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन, और विधान परिषद में 12 सदस्य, सॉरी, विधान परिषद में यहाँ पे कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक ना, मनोनीत होते हैं। तो अब इसको हम लोग देखा जाएगा, तो विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन है, ये क्या है, निर्वाचित नहीं है, ठीक ना, निर्वाचित नहीं है, ये क्या है, ये नियुक्त है। ठीक है बच्चों, वर्ड हम लोग को ध्यान रखना है, नियुक्त, ठीक है, मनोनीत नहीं, ये क्या है, नियुक्त है। ठीक है, तो ये जो है विधानसभा का सदस्य होते हुए भी, मगर इलेक्शन जब होगा राज्यसभा का, ठीक है, तो वहां पे वोट नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, निर्वाचित सदस्य, यानी कि एंग्लो इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, चलो चलिए, तो ये पॉइंट कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, विधानसभा की बात कर रहा हूं, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो जैसे हम लोग लोकसभा के पदाधिकारी देखे थे, अब वैसे ही हम लोग को क्या देखना है, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो यहाँ पे हेडिंग होगा बच्चों, राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के बच्चों पदाधिकारी की बात करें तो अब देखो, राज्यसभा का जो पदाधिकारी है उसी को हम कहते हैं पीठासीन अधिकारी, ठीक ना, पीठासीन अधिकारी। तो अब ये पीठासीन अधिकारी कौन है, ठीक, तो सभापति, वर्ड क्या यूज करना है बच्चों, सभापति। पीठासीन अधिकारी लोकसभा में भी है, राज्यसभा में। क्यों है, लोकसभा के सदन को संचालित करने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत है, और राज्यसभा के सदन को भी चलाने के लिए, संचालित करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। तो अब लोकसभा में जो व्यक्ति सदन को संचालित कर रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रख रहा है, सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित कर रहा है, ठीक है, वो कौन है, अध्यक्ष। जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उसके दायित्वों का निर्वहन, यानी उसके दायित्वों को पूरा कौन करेगा, तो बच्चों कौन करेगा, आपको आंसर पता होगा, उपाध्यक्ष। सेम कंडीशन यहाँ है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में शब्दों को बच्चों ध्यान रखना, संविधान में बड़ा जो है शब्दों का खेल है, ठीक है। तो राज्यसभा में जो पदाधिकारी होगा वो कौन होगा, तो राज्यसभा का जो पदाधिकारी होगा वो बच्चों सभापति होगा। और जब कभी सभापति नहीं होगा तो उसके दायित्वों को कौन पूर्ण करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, उपसभापति। ठीक, परंतु दोनों के सिलेक्शन में, दोनों के चुनाव में बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करके अभी समझेंगे। तो राज्यसभा के पदाधिकारी, पहले मैं इसके पॉइंट को कवर करा दूं, ठीक है। राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी, दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो यहां हम देखें तो फर्स्ट कौन हो गया, फर्स्ट सभापति, ठीक है। सेकंड देखें तो हमारा हो जाता है आंसर बच्चों उप सभापति, उप सभापति। अब यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट तगड़ा मतलब ये है कि बस आपको ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है,
आओ बच्चों यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लोकसभा, लोकसभा में यहाँ बच्चों देखें अध्यक्ष, और यहाँ देखा बच्चों उपाध्यक्ष, और यहाँ मैंने बच्चों देखा सभापति और उपसभापति, उपसभापति। ठीक है, ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया लोकसभा। समझना, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ठीक ठाक गलती होगा बच्चों से। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य हैं वही अपने बीच से बच्चों क्या करेंगे, चुन लेंगे, ठीक है, एक अध्यक्ष को, और लोकसभा के सदस्य अपने बीच से किसको चुन लेंगे, एक उपाध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष जो होगा इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक, परंतु हम लोग आंसर क्या देते हैं, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और उपाध्यक्ष का, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष अपना यानी स्पीकर जो है अपना त्याग पत्र रिजाइन ये किसको देगा, डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो बच्चों, राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति की कंडीशन है, ठीक है, इसको अब जरा ध्यान पूर्वक देखना। देखो बच्चों, याद करो जब मैंने पढ़ाया था उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे जो है आंसर देते हैं सर 4 लाख रुपए है। मैंने आप लोग को बताया था कि बेटा देखो 4 लाख रुपए आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो वो कार्य किसका करता है, कार्य करता है बच्चों राज्यसभा के सभापति का। तो वेतन वो किस चीज का पाता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन पाता है। तो आंसर क्या है, तो अगर कभी पूछा कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो ऑप्शन में 0 या कोई नहीं है, तो वही हमारा आंसर होगा। अगर अमाउंट ही है चारों ऑप्शन में, तब आंसर आपका 4 लाख हो गया। अगर मान लो अमाउंट है परंतु पूछा कैसे है क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन प्राप्त करता है, तो आंसर 4 लाख, यानी सभापति वर्ड यूज हुआ 4 लाख। अब ये सभापति है कौन, भारत का उपराष्ट्रपति। तो अब जरा बच्चों यहाँ कंपेयर करके देखो, राज्यसभा के, लोकसभा के सदस्य क्या किए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये क्या कर रहे हैं, अपने बीच से ही चुन ले रहे हैं ना, परंतु राज्यसभा क्या है, सभापति और उपसभापति को अपने बीच से नहीं चुनेगा। कहोगे सर ऐसा क्यों, आपको खुद ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों। ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है। ये व्यक्ति कौन है बच्चों, भारत का उपराष्ट्रपति है। और मैंने आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक, और पहले से ही डिसाइड होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति का दायित्व पूरा करेगा। ठीक है, तो अब उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन भाग लेता है, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक ना, राष्ट्रपति वाले में क्या था, वहां पे क्या था, लोकसभा राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो ये व्यक्ति कौन है, उपराष्ट्रपति। तो अब देखो, अगर पूछ लिया कि क्या राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं, अब उसमें 4 कंडीशन दे दिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भारत का क्या है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करें उपसभापति कोई कैसे बनता है, तो अब यहाँ पे वही आंसर हो गया। उपसभापति कैसे बनेगा कि उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से ही क्या करते हैं, चुन लेते हैं। ठीक, इसीलिए उपसभापति क्या है, राज्यसभा का सदस्य है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल मैंने कितना बताया है बच्चों, मैंने कार्यकाल बताया है आपको 6 वर्ष। तो उपसभापति जो है इसका कार्यकाल कितना हो गया, इसका हो गया बच्चों कार्यकाल 6 वर्ष। जबकि सभापति जो है इसका कार्यकाल कितना होगा, इसका कार्यकाल बच्चों होगा 5 वर्ष। अब जरा डिफरेंट को देखो, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, उपाध्यक्ष का 5 वर्ष, सभापति का 5 वर्ष और उपसभापति इसका 6। अब ये क्यों हुआ, तो मैंने क्या बताया कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हम लोगों ने कितना लिखा है, 5 वर्ष। सभापति, उपसभापति कौन है, ये राज्यसभा का सदस्य है, और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल मैंने कितना बताया है,
6 साल। ठीक है, तो यहाँ आंसर 6 साल। ये बात बच्चों ध्यान में रखना है। तो मैंने पूरा कंपेयर करके यहाँ पे समझा दिया है और मैं अब डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर जो है अब इसको मिटा दे रहा हूँ। जब भी बच्चों देखो दो टाइप की संस्थाएं, मतलब संस्थाएं जो है मैच करती हो, पद जो है मैच करते हो, तो हमेशा दोनों को कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आपको कंपेयर करके क्वेश्चन देगा ना, तो आप कंपेयर करके पढ़े नहीं हो ना, तो कंफ्यूज वाली स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में परमानेंट रहोगे। ठीक है, तो यहां हम अब लिख लें इस बात को। राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होती हैं, पहला सभापति, दूसरा उपसभापति। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सभापति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष, तथा तथा उप सभापति का का कार्यकाल, कार्यकाल 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है, होता है। इसी में लिख देंगे सभापति, सभापति भारत का, भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जबकि उपसभापति को को राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से ही, अपने बीच से ही चुनते हैं। अच्छा, ये इतनी बात तो हो गई बच्चों। अब फिर एक जगह आप फंसेंगे। ठीक है, अब एक जगह आप फिर कहाँ फंसने वाले हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, अध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो अध्यक्ष को। अच्छा, यहाँ पे उपसभापति को त्यागपत्र देना होगा, किसको देगा, सभापति को। और सभापति को त्यागपत्र देना होगा तब किसको देगा। अब यहीं पे मैटर फंसता है। ठीक ना, तो बस ध्यान देने की जरूरत है। ये सभापति कौन है, सभापति भारत का कौन है, उपराष्ट्रपति। और हम लोगों ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या पढ़ा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो यानी कि सभापति को जब त्यागपत्र देने की बात आएगी तो वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और उपसभापति को जब त्यागपत्र देने की बात आएगी तो वो किसको देगा, सभापति को देगा। बच्चों डिफरेंट को ध्यान देना। ठीक ना, क्या मैंने बताया, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। परंतु यहाँ पे सभापति उपसभापति दोनों एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि त्यागपत्र देने का जो प्रावधान है वो हम कहाँ देखे हैं कि राष्ट्रपति जो है उसको त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कौन है, सभापति। तो यानी सभापति त्यागपत्र किसको दिया, राष्ट्रपति को दिया। परंतु उपसभापति जो है वो राष्ट्रपति को नहीं देगा, वो किसको देगा, सभापति को, यानी उपराष्ट्रपति को। ये डिफरेंट बच्चों ध्यान रखना। ठीक ठाक अच्छे विद्यार्थी यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, इस बात को भी नोट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सभापति, सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को देता है, तथा उपसभापति, उपसभापति अपना त्यागपत्र अपना त्यागपत्र सभापति को
बीता है। ठीक है बच्चों, तो ये इतने कॉन्सेप्ट आपके बच्चों यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यहीं रोकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग जो है कल क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को बच्चों लगातार आप देखते रहिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जब जब मैं समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को भी आप जो है बड़े ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान पूर्वक समझिए, और जहाँ कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि सर जो है कल की क्लास में आप जो है मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो मैं अपनी लगभग हर दिन की क्लास में आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं बच्चों, फिर कल मिलते हैं।